तो क्या ये 2-3 सीट से आप क्या कर लेंगे? वाह भाई वाह, बहुत अच्छा सवाल है। टीचरों को आप पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं कि वोट गिनती कौन करवाएगा? टीचर कराएगा। पोलिंग कौन कराएगा? टीचर कराएगा। पैट से चुनाव कौन कराएगा? टीचर कराएगा। अरे टीचर पढ़ाने के लिए होता है। मैं पूछना चाहता हूं, पूछिए ना नीतीश साहब से कि आपके वक्फ बिल के ऊपर नीतीश जी क्यों खामोश हैं, क्यों समर्थन किया है? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सऊद आलम सिद्दीकी, आप देख रहे हैं न्यूज़ प्लस हिंदी लाइव। इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी शख्सियत के पास जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हमारे पास मौजूद है हज़रत वाला जनाब मौलाना अब्दुल्ला सालिम कासमी चतुर्वेदी साहब। कुछ सवालात हैं मेरे जहन में, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न था। सबसे पहले तो हज़रत आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। हज़रत, एक वीडियो अभी वायरल हो रहा है, अररिया में जेडीयू कार्यकर्ता सम्मेलन था जिसमें गुलाम रसूल बलियावी आए हुए थे और उन्होंने अपने भाषण में खुलेआम ये कहा है, आने वाले 2025 में अगर मुसलमान जेडीयू को वो वोट करती है तो वो भारत के वफादार हैं, वरना बिल्कुल भारत के। इस विषय में आप क्या कहना चाहें? मुसलमानों ने 2025 में 2025 जिता कर दे दिया तो वफादारों की लिस्ट में पहला नाम बिहार के मुसलमानों का लिखा जाएगा। मुसलमान गुनहगार हो सकता है, मुसलमान भारत का कभी गद्दार नहीं हो सकता। इसको साबित करना होगा। इसलिए अग्नि परीक्षा तो मुसलमानों तेरी है, तेरी है। देखिए, मैं मौलाना गुलाम रसूल बलियावी साहब की स्पीच और उनकी तकरीर अभी जो कुछ दिनों पहले अररिया की धरती पे हुई, ये सुनकर किसी दोस्त ने हमें भेजा कि देखिए मौलाना एक आलिम दीन हैं और उन्होंने आकर के ज़िला अररिया में इस तरह की बात की। तो हमने सुनने के बाद मुझे महसूस हुआ कि आदमी को भी किसी ओहदे या लालच की वजह से मुसलमानों को उनके ताल्लुक़ से इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो लहजा उनका था और जो लफ्ज़ उनके लिए भी इस्तेमाल किया गया है, उन अल्फाजों का इस्तेमाल भी ठीक नहीं था। और उन्होंने ये कहा हज़रत ने कि अगर सन 2025 में दोबारा फिर से मुसलमान अगर नीतीश को जिता देते हैं, जदयू को वोट करते हैं, तो बिहार का सबसे वफादार अगर कोई है तो वो मुसलमान होगा। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि अब से पहले सन 2020 में, उनसे पहले भी सन 2005 से ही गालिबन नीतीश साहब कुर्सी पर हैं। इन सब वक्त में मुसलमानों ने किसको वोट किया, किसको कुर्सी पर बिठाया? जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तादाद में मुसलमानों ने उनको भी वोट किया है। कुछ मुसलमानों का वोट आरजेडी में भी गया है, कुछ मुसलमानों का वोट कांग्रेस में गया है। लेकिन मेरे ख्याल से जहाँ तक हमारा अंदाज़ा ये है कि ज़्यादा तादाद में मुसलमानों ने नीतीश साहब को वोट किया है। तो इससे पहले जो मुसलमानों ने वोट किया, मुसलमान वफादार नहीं थे, तो उनको सही मालूम नहीं है कि नहीं तुमने अब से पहले वोट नहीं किया है। चलो एक बात होती है कि अब तक तुमने जदयू को वोट नहीं किया, इसीलिए अब तुमको अपनी वफादारी सबूत करनी पड़ेगी। इस तरह की बातें तो बिल्कुल बेबुनियाद होनी ही नहीं चाहिए। और फिर एक आप आलिम दीन हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आपका एक सर्कल है और आप इस तरह से बातें करते हैं कि मुसलमान गुनहगार हो सकता है, गद्दार नहीं हो सकता है। अच्छी बात है, हमें बताने की ज़रूरत ही नहीं है कि इस देश का सबसे बड़ा वफादार अगर कोई कौम है तो वो मुस्लिम कौम है। लेकिन यह है कि हम ऐसी पार्टियों को बिल्कुल नकारते हैं कि जो हमारे सही वक्त पर हमारे साथ खड़ी ना हो। वही नीतीश साहब हैं, अभी वक्फ बिल का मामला अटका पड़ा है। अगर नीतीश साहब चाहें और आंध्र प्रदेश के जो वहाँ के सीएम है चंद्रबाबू नायडू, अगर ये दोनों चाहें तो हमारे ये वक्फ बिल को इनके ऊपर में रोक लग सकता है और इन पर दबाव बना सकते हैं। लेकिन नहीं करेंगे। तो आप कहिए नीतीश साहब से कि भाई आप मखालफत किए वक्फ बिल की। मुसलमान तो हमेशा से वोट किया है आपको, अब से पहले भी मुसलमानों ने वोट किया। अगर मुसलमान वोट नहीं करता तो आप गद्दी पर नहीं बैठ सकते थे, पटना की धरती पर। सही बात। बिहार में गवर्नमेंट नहीं बना सकते थे। अब तक मुसलमानों ने हमेशा से वोट किया है। लेकिन जब भी कोई मामला आया है, तलाक का मामला आया हो
या फिर NRC CAA का मामला आया हो, अभी वक्फ बिल का मामला है। अभी जमीयत के मौलाना अरशद मदनी साहब ने एक बड़ा प्रोग्राम किया। करने का मकसद यही था बिहार की धरती पर, ताकि हम नीतीश को बुलाएं और उनके सामने में हम अपने तजवीज पेश करें और हम अपना मुतालबा रखें कि मुसलमानों ने आपको वोट किया और मुसलमानों की प्रॉपर्टी छीनी जा रही है, आप उनके लिए आवाज बुलंद करें। लेकिन नहीं आए साहब, नीतीश साहब नहीं आए। अगर आपको मुसलमानों के ताल्लुक से दर्द होता तो आप पहुंचते, आप अपने किसी फरस्तादा को, किसी मैसेंजर को वहां पर भेजते मैसेज पहुंचाने के लिए, लेकिन नहीं आए। इससे साफ पता चलता है कि नीतीश साहब को मुसलमानों से कितनी मोहब्बत है। यही मैं कहना चाहूंगा कि मुसलमानों से मोहब्बत की सिर्फ दुहाई देकर कि नहीं हम तुम्हारे लिए काम करते हैं, किसी भी संगीन मामले पर कोई पार्टी खड़ी नहीं होती है, न जदयू खड़ी होती है, न कांग्रेस खड़ी होती है। वक्फ बिल का मामला आया, कांग्रेस साहब बिल्कुल खामोश हैं। क्या राज्यसभा में इस बिल को नहीं रोका जा सकता है? रोका जा सकता है, लेकिन यह कि नहीं रोकेंगे। तुम हमारे तो पैर के जूती हो, जिस मन में आएगा जब चाहेगा हम इस्तेमाल करेंगे, पहनेंगे, उठाकर फेंक देंगे। आजादी से लेकर तब से लेकर आज तक के यही मामला आ रहा है सामने। वो मौलाना बलियावी से मैं पूछना चाहता हूं, पूछिए ना नीतीश साहब से कि आपके वक्फ बिल के ऊपर नीतीश जी क्यों खामोश हैं, क्यों समर्थन किया है? बल्कि इनके मंत्री ने, इनके MP ने, ललन सिंह ने पार्लियामेंट के अंदर हिमायत की और खुलकर हिमायत की है कि जो वक्फ के ताल्लुक से जो संशोधन आ रहा है ये मुसलमानों के फायदे के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि ये मुसलमानों के फायदे के लिए नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टी के फायदे के लिए नहीं है, बल्कि उसको हड़पने के लिए एक बंद रास्ता बनाने की कोशिश की जा रही, एक गली बनाने की कोशिश की जा रही। मेरे भाइयों, मैं तो यही कहता हूं आपके टीवी के, आपके इस चैनल के माध्यम से, ये सारी चीजें खामखा लुभाने के लिए है कि सन 2025 में फिर से जदयू को वोट करें। क्यों करें हम वोट? आप कुछ नहीं करते हैं मुसलमानों के। लेकिन उनका कहना तो यह है कि अभी तक जो विकास आपको सीमांचल के इलाके में नजर आ रहा है, ये पुल, पुलिया, सड़क, क्या यही विकास है? लेकिन फिर भी हमने उनसे सवाल किया कि हजरत वाला आप हमें यह बताएं कि हमारी उम्र बीत गई, 20 प्लस हमारी उम्र है, जब से हमने होश संभाला है तब से हम नीतीश जी को कुर्सी पर देख रहे हैं। और हमने सवाल किया कि अभी भी अररिया जिला, पूर्णिया जिला में कई गांव ऐसे हैं जो चचरी पुल पर गुजर बसर हो रहा है। तो इन पर जो है उन्होंने हमें साधारण अल्फाज में क्या जवाब दिया कि बेटा तुम अभी छोटे हो, तुम्हारे बाप दादा साइकिल से आते थे और अभी जो है हाईवे पे आते हैं, सड़क से आते हैं। तो क्या सिर्फ सड़क और पुल और पुलिया ही मतलब विकास है? क्या मेडिकल कॉलेज है या और भी, जैसे मान लीजिए जैसे हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाते हैं मजबूरन, और मजदूर लोग बाहर जाते हैं कमाने के लिए, क्या ये सब विकास में नहीं है सर? देखिए, ऐसा है कि वो कुर्सी पर बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी है, और जिम्मेदारी सिर्फ यह है कि एक हाईवे बना देना ये जिम्मेदारी नहीं है, कि एक PWD का सड़क बना देना ये जिम्मेदारी नहीं है। जिम्मेदारी है हर गांव और गली के अंदर सड़क होना चाहिए। आप चले जाएंगे हमारे जोकीहाट विधानसभा में, दक्षिण बेल्ट में कई साल के बाद चौकता इसरवा का जो रास्ता है वो पुल बना, कई साल के बाद, 20, 25, 30 साल लग गए उनको वो बनने में। मेरे ख्याल से पता नहीं कब का था वो टेंडर या कब का था वो मैटर, अभी बन करके वो किसी तरह दबाव, वहां के लोगों ने किस तरह से परेशानी बर्दाश्त की और उन्होंने प्रोटेस्ट, एहतजाज वगैरह किया कि भाई हमारा पुल नहीं तो हम वोट नहीं देंगे, तो वो फिर वजूद में आया। अब भी कई हमारे अररिया जिला के अंदर, सीमांचल में तो कई बस्तियां ऐसी, किशनगंज चले जाएं आप, हमारे अररिया जिला में दक्षिण बेल्ट में हम चले जाएं, इधर तारन के तरफ चले जाएं और झमटा के तरफ चले जाइए, वहां पर जो मुनासिब रास्ता और मुनासिब जो धार में जो कलभट होना चाहिए या पुल का जो जरूरत है वो होनी चाहिए, अभी भी नहीं है, बुनियादी सहूलत नहीं है। सिर्फ हाईवे दिखा करके आप वोट लेना चाहते कि हमने हाईवे बना दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया है। गांव देहात में चले जाएंगे, जमीनी सतह पर लोग अब भी बहुत ज्यादा परेशान हाल है रास्ते को लेकर के। खैर ये चलिए, मैं खुद किशनगंज के एक इलाके में था, वहां पर हमने देखा कि गांव की सड़क है, इतने बड़े बड़े पत्थर है उस सड़क के ऊपर में, तो वहां निर्माण हो गया। आपने तो सड़क के ताल्लुक से भी पूरी आपने अपने पूरा वादा पूरा नहीं किया। एक तो ये, दूसरी बात है कि एजुकेशन के मामले में अब तक बिहार को और हमारे सीमांचल को जिस लेवल पर पहुंचना था उस लेवल पर नहीं पहुंचाया गया है। क्यों? सरकारी स्कूल तो है, ढंग का तालीम नहीं है, वहां पर सिर्फ खिचड़ी बंटता है। कुछ स्कूल के अंदर में निजाम और सिस्टम, वहां के जो मास्टर हजरात हैं उनकी अपनी मेहनत है,
वरना गवर्नमेंट की तरफ से इतनी फैसिलिटीज नहीं होती है। टीचरों को आप पढ़ाने के लिए रखे हुए हैं कि वोट गिनती कौन करवाएगा, टीचर कराएगा, पोलिंग कौन कराएगा, टीचर कराएगा, पैट से चुनाव कौन कराएगा, टीचर कराएगा। अरे टीचर पढ़ाने के लिए होता है, ये इलेक्शन लड़ाने के लिए, जिताने और हराने के लिए नहीं होता है। टीचर, ये काम आप टीचर से कराते हैं। टीचर स्कूल में बैठता है पढ़ाने के लिए, पढ़ाने की किताबें कम होती है उनके पास, पूरे महीने के बाद ब्यौरा लिखने के लिए उनके पास पूरा समय चला जाता है। आप टीचर रखे हैं कि आप कोई लिखने के लिए, रजिस्टर भरने के लिए? ये सब चीजें बेबुनियाद हैं। तालीमी मैदान में सरकार इतना अच्छा काम नहीं कर रही जितना करना चाहिए था। और रही बात सीमांचल की, बड़ी चीख चीख करके गए यहां पर हजरत मौलाना साहब। हम उनसे कहते हैं कि आप उसी वक्त सवाल करना था आप लोगों को, जरा बताइए जिस अररिया की धरती में आप चीख रहे हैं, अररिया की धरती के लोगों ने हमेशा से नीतीश को सपोर्ट किया, उससे पहले आरजेडी को किया, कि आप सवाल नहीं कर सकते हैं कि नीतीश कुमार साहब एक भी ट्रेनिंग कॉलेज अररिया के अंदर नहीं, एक भी मेडिकल कॉलेज अररिया के अंदर क्यों नहीं है, और एक भी इंस्टीट्यूट अररिया के अंदर क्यों नहीं है? अररिया तो छोड़िए, पूरे सीमांचल के अंदर नहीं है। ये सवाल करते चीखने से पहले मौलाना को मैं कहना चाहता हूं कि आप पहले रिसर्च कर लीजिए, तब आकर यहां इस धरती के अंदर में आप अपनी आवाज को लोगों के लिए उठाइए कि मुसलमानों इस मर्तबा वोट नहीं। काहे का वोट देंगे जी? जब आप हमारे लिए हेल्थ के अंदर चले जाए, डॉक्टर नहीं है, बड़े बड़े बिल्डिंग तो बना दी गई है, मशीनें नहीं है, एक भी वेंटिलेटर नहीं है, कोई सीरियस पेशेंट जाता है तो फौरन एम्बुलेंस में बिठा करके ट्रांसफर कर दिया जाता है, जाओ पूर्णिया या पटना। तो आप ये हॉस्पिटल किस लिए खोल के रखे हुए हैं यहां पर? सर यहाँ तो एक्सरे मशीन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बुनियादी कोई भी सहूलत नहीं है, सिर्फ बिल्डिंग और एक ढांचा खड़ा कर दिया गया है। उससे बेहतर हमारे वो डॉक्टर लोग हैं जो अपनी छोटी छोटी क्लिनिक खोल करके बैठे हैं, तो उनके पास में अच्छी सुविधाएं मौजूद है, उनके पास में ट्रीटमेंट हो जाता है। लेकिन हॉस्पिटल में जाइए, पैर कट गया है, खून निकलना, खून बंद करने के लिए इंजेक्शन नहीं मिलता, जाइए आप बाहर से खरीद करके लाइए। तो आप इतना बड़ा हॉस्पिटल किस लिए बना है? तो हेल्थ के मामले में नीतीश फेल है, तालीम के मैदान में नीतीश फेल है। और रही बात रोजी रोटी के बारे में, एक भी मौलाना बलियावी साहब, मैं आपको इज्जत के साथ यही कहूंगा कि एक भी पूरे सीमांचल में कोई आज तक फैक्ट्री लगाई नीतीश साहब ने। सन 2005 से बैठे हुए गद्दी पर, उससे पहले 15-20 साल तक लालू जी बैठे हुए थे। हम दोनों से मुखातब होकर यही कहेंगे, हम अब कल के बच्चे नहीं रहे, वो पुराने जमाने के लोग थे, चले गए लोग, मुखिया और मेंबर और सरपंच के कहने पर वोट कर देते थे। अब नई जनरेशन आ चुकी है और हम जैसे लोग अब आए हैं। इंशाअल्लाह आप सवाल भी करेंगे आपसे कि हमने पिछले आजादी के बाद से लेकर अब तक आपको वोट किया है, आपने अभी तक एक भी फैक्ट्री क्यों नहीं लगवाई, एक भी मेडिकल कॉलेज हमारे पास क्यों नहीं है? चीखने से काम नहीं चलेगा। आप चीख सकते हैं तो हम भी चीख सकते हैं, आपको बोलना आता है तो जनता को भी बोलना आता है। हम भी आपसे कहेंगे कि हमें दिखाइए एक भी फैक्ट्री आपके नीतीश जी ने क्यों नहीं लगाई सीमांचल में। क्या सीमांचल के अंदर में मेहनती लोग नहीं है? चले जाइए आप लुधियाना, दूसरे इलाकों के अंदर में सबसे ज्यादा मेहनत करने वाले लोग अगर लिस्ट तैयार करेंगे तो सीमांचल का नाम आता है, अररिया, जोकी और किशनगंज का नाम आता है। आप वो फैक्ट्री यहां क्यों नहीं लगा सकते? इसलिए नहीं लगाएंगे, सोचेंगे कि अगर फैक्ट्री लगा दिया हमने इन चारों डिस्ट्रिक्टों के अंदर में तो भैया ऐसा होगा कि लोग यहीं पर उनको नौकरी मिल जाएगी, उसके बाद फिर हमारा मुद्दा हट जाएगा, हम फिर बेरोजगारी के ऊपर बात नहीं कर पाएंगे, इनका वोट नहीं ले पाएंगे। तरक्की दी जा सकती थी, सिर्फ 5 नहीं 10 साल काफी होता है तरक्की देने के लिए किसी भी इलाके को। सीमांचल क्या सौतेला है? देश का हिस्सा नहीं है? अलग जोन में आता है क्या? सिर्फ इसलिए आप नजरअंदाज करते हैं कि यहां पर थोड़ी सी मुसलमानों की तादाद ज्यादा होती है और आप बेवकूफ मुसलमानों को समझते हैं कि बेवकूफ हमेशा मुसलमान बन जाते हैं। ऐन वक्त आएगा कहेंगे कि तुम किस अब्बा को वोट दोगे, मुझे नहीं दोगे, बीजेपी को दे नहीं सकते तुम, हमको वोट देना पड़ेगा। अब हमने ये तय कर लिया है कि अब ना हम बीजेपी को वोट देंगे और ना हम आपको वोट देंगे। अब हमारी टीम यहां पर खुद खड़ी हो चुकी है सीमांचल की आवाज के लिए, जो हमारे लिए आवाज बुलंद करती है। आज तक कोचा धामन का नाम किसी ने नहीं लिया था रेलवे स्टेशन के लिए। अभी हमारे कौमी सदर ने पार्लियामेंट के अंदर में यह मुतालबा किया कि कोचा दामन में रेलवे स्टेशन कायम होना चाहिए। सीमांचल की तरक्की के लिए कोई बात नहीं कर रहा था। सर और एक सवाल मेरा आपसे यह है, हमारे पड़ोसी राज्य में पेंशन को लेकर जैसे वृद्धा पेंशन है 3000 है, कहीं 4000 है, लेकिन हमारे बिहार में सभी जिनको मिलता है पेंशनधारी जो लोग हैं उनका गुजर बसर 400 और 500 में हो सकता है। यही तो भाई, जो पैसा जिन लोगों तक पहुंचना चाहिए 400-500 में कुछ नहीं होता है। आज इनका कम से कम 2000, 2500, 3000 रुपए महीने के हिसाब से देना चाहिए। यह आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनकी जान की और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना, लेकिन ये भी नहीं देते।
मैं तो बस वही कहूंगा कि सिर्फ यह है कि बेवकूफ बनाते हैं, आते हैं डुगडुगी बजाने के लिए बरसाती के मेंढक के तरह। कह लोगों 25 में तुमने अगर नहीं जिताया मुसलमानों तो तुम सबसे बड़ी बेवफा कौम होगी। हमें कोई लेना देना नहीं आपकी तकरीर से, आपकी तकरीर से हमारी स्पीच, हमारे मसाइल हल नहीं होंगे। हमारा मसला जो हल करेगा वही हमारा लीडर होगा। और पूरे सीमांचल के लोग जानते हैं कि अगर पार्लियामेंट में और पटना के अंदर में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ अगर कोई बिहार के अंदर आवाज उठाता है अख्तरुल ईमान साहब हैं, और अगर दिल्ली के अंदर में कोई आवाज बुलंद करता है पूरे इंडिया लेवल पर तो वो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब। मेरा आखिरी सवाल हजरत आपसे ये रहेगा, मान लीजिए आपकी पार्टी और आपकी टीम पूरी जोश और खरोश के साथ यहां पर मान लीजिए सीमांचल में आ चुकी है, तो क्या ये 2-3 सीट से आप क्या कर लेंगे? वाह भाई वाह, बहुत अच्छा सवाल है। मेरा सवाल नहीं सर, हाँ, जनता का नहीं, सवाल जनता है का और सवाल, विरोध अच्छा। पार्टियों का सवाल है कि 2-3 सीट से आप क्या कर लेंगे? देखिए राजनीति में 2-3 तो बहुत हो गई, एक सीट भी बड़ा मायने रखता है। अभी देखेंगे आप कि मोदी जी, बीजेपी, किसी के सामने मोदी जी वन मैन आदमी है, वो किसी की नहीं, वो खुद है, सब कुछ अपने में सब कुछ है। लेकिन अगर मोदी जी ने, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर ने किसी को दूल्हा बनाया है तो वो कौन आदमी है? नीतीश कुमार जी। क्यों जी? नीतीश के पास 100 सीट है या 50 सीट है? नहीं, सिर्फ 12 सीट है। 12 सीट की वजह से वो दूल्हा बन सकते हैं, तो हम 12 सीट ला करके भाई बिहार के अंदर में हम दूल्हा क्यों नहीं बन सकते? हम भी बन सकते हैं। तो राजनीति में एक सीट भी मायने रखता है। अगर यही एक सीट वाला आदमी अख्तरुल ईमान अगर सीमांचल के लिए हमेशा हर सदन में आवाज बुलंद करता है तो मेरे लिए उन 70-75 सीट वालों से ज्यादा बेहतर है कि जो खामोश बैठे रहते हैं, कुछ नहीं बोलते। वक्फ का बिल आएगा एकदम बैठे रहेंगे। जी बिल्कुल, हालांकि राहुल गांधी हमारे विपक्ष नेता है, हमने अभी तक नहीं देखा कि वो इस मामले में खड़े होकर कुछ बोले हो। तो यही तो मैं कह रहा हूं ना कि भाई हमारे लिए एक ही है, लेकिन अगर आवाज लगाने वाला, हमारे हक की बात करने वाला है तो हमारे लिए वही एक काफी है। और मैं लोगों से कहना चाहूंगा, आप इसमें मत पड़िए कि भाई आज सरकार किसकी बन रही है, किसकी नहीं बन रही है। आप लोकल लेवल पर देखिए कि भाई आपकी आवाज सीमांचल में कौन बुलंद कर रहा है, कौन सी पार्टी बुलंद कर रहा है। और अगर आप 25-30 सीट जिता कर देते हैं तो बिहार वाले आपको सजदा करेंगे कि सीमांचल वालों, MIM के लोगों, आपके पास 20 सीट है, सरकार बनानी है। ठीक है, कोई बात नहीं, सरकार बनाइए, लेकिन हमारा जो मुद्दा है 12.5 लाख हमारे जो कुलैया बिरादरी है सीमांचल के अंदर, इनको नौकरी 15-16 हजार मिलनी चाहिए, तो आपने 5,000 नौकरी में छोड़ दिया इनको। शेरशाहबादी बिरादरी जिनकी तादाद 13.5 लाख थी, उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी कम से कम 20,000 के उसमें, इनको सिर्फ 6,000 नौकरी देकर आपने छोड़ दिया है। और सुजापुरी बिरादरी जिनकी तादाद 24 लाख है, उनको नौकरी मिलनी चाहिए थी कम से कम 50,000 के करीब, उनको सिर्फ आप 15,000 नौकरी देकर छोड़ दिए हैं। अगर आपके इस हक को कोई दिला सकता है सीमांचल वालों को और बिहार वालों को, कहूंगा तो ये सिर्फ मजलिस आपको दिला सकता है। इसलिए कि ये आंकड़ा अगर किसी ने आप लोगों के सामने इसके ताल्लुक से बात की है तो मजलिस वाले हैं, अख्तरुल ईमान साहब हैं। इसीलिए इनको मजबूत कीजिए और आपके बिना गवर्नमेंट नहीं बनेगी पटना के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया। एक लास्ट मैसेज आप अपने चाहने वालों को कर दें। आपके चाहने वाले बहुत ज्यादा परेशान हैं आगामी चुनाव को लेकर, आप उनको क्या थोड़ा बहुत मुख्तसरन कुछ मैसेज दे दें। देखिए मैं यही कहूंगा, अभी चूंकि कुछ दिनों पहले पार्टी में एक नए सियासी शख्स का उन्होंने इंतखाब पार्टी का किया और पार्टी में जुड़े हैं। बहुत से लोग परेशान कर रहे हैं कि मौलाना उनका टिकट फाइनल हो गया आपका। मैंने कहा अरे भाई, टिकट का कोई मामला ही नहीं है। पार्टी को हम कैसे कामयाब करेंगे सीमांचल में, जोकी में, अररिया में, उस ताल्लुक से जितने भी लोग आए पार्टी में जुड़ें और मुकम्मल वफादारी के साथ, उस ताल्लुक से पार्टी मेहनत कर रही है, काम कर रहे हैं लोग। हमसे भी बड़े बड़े लोग हैं, ज्यादा सीनियर हैं, ज्यादा समझदार हैं स्टेट लेवल पर, वो पार्टी में आ रहे हैं लोग। और अच्छी बात है, जितने भी लोग आए अफराद शादी हो तो और ज्यादा अच्छी बात है। इलेक्शन का वक्त आएगा, उस वक्त पार्टी का जो बेहतर फैसला होगा और जो बेहतर होगा इंशाअल्लाह उस पर हम लोग अमल करेंगे। इसीलिए मेहनत कीजिए और पार्टी को ज्यादा से ज्यादा मजबूत कीजिए। बस इतना ही कहूंगा कि आपने हमेशा हर दूसरों पार्टी को मौका दिया है। आपने अल्हम्दुलिल्लाह सन 2020 के अंदर उम्मीद से कहीं ज्यादा रिजल्ट दिया है। लेकिन यही कहूंगा कि वो लोग अगर रहते तो कुछ भला होता, लेकिन रहे नहीं, मौका नहीं दिया आवाम की खिदमत का।
इस मरतबा 25 के अंदर भी इंशाअल्लाह हम लोग पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं, मजलिस आ रही है। मौका दीजिए, अच्छे लोगों का इंतखाब होगा और अच्छे लोग आएंगे तो इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ को बुलंद करेंगे और इसको मजबूती तक दूसरों तक पहुंचाइए।